हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुएक्स में। आज हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम एज वेल। दोस्तों, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में ये है क्या, इसके जो की टर्म्स है, कीवर्ड्स है, वो क्या डिनोट करते हैं, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम वो जानेंगे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी हम जानेंगे और करेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा है पिछले साल, वो भी जानेंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लाइन से, जिन्होंने कहा है, आई से दिस preamble embodies what is desire of every member of the house, that this constitution should have its root, its authority, its sovereignty from the people that it has। दोस्तों, यहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने इसको रूट माना गया है, जो डिज़ायर है, जो एस्पिरेशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के। दोस्तों, ये जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, जिसको ड्राफ्ट और मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया था। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है प्रीएम्बल? इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड में था, वही यह प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको सोल कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट वॉज अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ से 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से, जब हम इस प्रीएम्बल को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या कीवर्ड हमारे सामने निकल के आते हैं। उसमें से सबसे पहला है सोवरिन। व्हाट एक्चुअली सोवरिनिटी इज? द टर्म सोवरिनिटी सिग्निफाइज द इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट। सुप्रीम अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, कि हम अपने में एक संप्रभु हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है, चाहे वो इंटरनली देखें या फिर एक्सटर्नली। अगर इसे इंटरनली देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि भारत सरकार का के पास एक अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर है, जो उसको अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर डिसीजन लेने में मदद करती है, और वो ले भी सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब उसी तरीके से हम एक्सटर्नली देखें तो ये इम्प्लाइज करता है कि इंडिया इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल और इंटरफेरेंस बाय एनी एक्सटर्नल पावर। किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा हम कंट्रोल नहीं हो सकते। सेकेंड टर्म is socialist. What actually socialist is? The addition of socialist through the 42nd Amendment Act 1976। दोस्तों, 42nd Amendment Act के द्वारा ये ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का कमिटमेंट टू अचीविंग इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक एवं आर्थिक समरसता, इक्वालिटी। द गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, ये जो जिस टर्म को अभी ने जस्ट बताया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है, जो हमारे गवर्नमेंट को मदद करता है, जो इक्वलिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज़ ऑल इट्स सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, एक लैंडमार्क जजमेंट है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें माननीय कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया था कि जो बेसिक पर्पस है सोशलिज्म का, वो क्या है प्रोवाइड करना? वो प्रोवाइड करना है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द पीपल लिविंग इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डे दे आर बर्न टिल द डे दे डाई। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो टोटल टाइम पीरियड है, वहाँ पर पे एक अच्छी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भारत के नागरिक के द्वारा जी जाए, ये हमारा सोशलिस्ट का जो टर्म है वो डिपिक्ट करता है। अगला टर्म है सेक्युलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा ही ऐड किया गया था। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर पे सभी रिलीजन को सेम स्टेटस एंड सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। दोस्तों, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया था कि ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है? इट स्टेट द स्टेट ट्रीट्स इक्वली ऑल रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन को समान रूप से। दोस्तों, राज्य का ना कोई धर्म है, ना किसी वो एक धर्म को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में स्पेसिफिकली ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया है। बल्कि स्टेट की ड्यूटी है टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जो उनके फेथ हैं, जो जिस भगवान को मानते हैं, जिस बिलीफ को वो एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको सुरक्षा प्रदान करना। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल फेथ एंड कैन नॉट बी मिक्स विद द सेकुलर एक्टिविटीज़। इसे सेकुलर एक्टिविटीज़ के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। आ गवर्नमेंट विच इज़ एंटी सेकुलर, अब मान के चलिए कोई जो हम गवर्नमेंट लेके चलते हैं वो सेकुलर नहीं है, वो सभी धर्मों को लेके नहीं चलती और किसी एक धर्म को मानने करके आगे बढ़ती है। तो क्या सभी पीपल के एस्पिरेशंस, उनके फेथ, उनके बिलीफ को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा इन अ कंट्री विच इज़ डेमोक्रेटिक? ठीक है,
यहाँ पे कहा है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, अ गवर्नमेंट विच इज एंटी सेकुलर कैन नॉट बी सेड टू बी अ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया दोस्तों? उसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये अंडरस्कोर क्या करता है? द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इज? इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। इट इज द वन थिंग। एट द अनदर थिंग इज रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पे सभी सिटीजन पार्टिसिपेट करें इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। Another one is every citizen has equal right to vote and choose their representative। दोस्तों हमारे यहाँ कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पे नागरिक अपने मुखिया को यहाँ इलेक्ट करती है, सो दैट दे इन द फ्यूचर जो पॉलिसीज़ बने उस पर उन पीपल्स की जो एस्पिरेशन है उसको पूरे पार्लियामेंट के सामने लाए, सभी को बताए और उस पर लॉ या कानून बनाए जिससे कि उनका डेवलपमेंट या विकास हो। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इन प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इसमें कहा गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है गवर्नमेंट टू अडॉप्ट ए स्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक गवर्नेंस विच वुड सर्व द पॉलिसीज फॉर विच इट इज़ अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। देखिए सीधी सीधी बात, हमें सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए और इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे लाने के लिए जो इलेक्टोरेट हैं उन्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जब उनको हम अकाउंटेबल होंगे तो जो एक्चुअल एस्पिरेशन है और जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो एक्चुअल में थीम है वो फुलफिल होके जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक, व्हाट एक्चुअली रिपब्लिक इज? इट इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड। दोस्तों इसमें ज़्यादा समझने का नहीं। रिपब्लिक हम जो है वो एक रिपब्लिक गणराज्य है हमारा भारत, जहाँ पर पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं किसी फिक्स पीरियड के लिए, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड हेड होते हैं। अब हम बात करते हैं जस्टिस का। हमारा जो प्रियम्बल है वो सभी सिटीजन को सिक्योर करता है जस्टिस। व्हाट एक्चुअली जस्टिस और इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेंस। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फेयर एंड इक्वटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिसोर्सेज का, और प्रोटेक्शन किसका? राइट एंड इंटरेस्ट सभी इंडिविजुअल्स का, चाहे कोई भी हो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट एक्चुअली पॉलिटिकल जस्टिस इज? पॉलिटिकल जस्टिस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। अब एक्चुअली में सिर्फ जस्टिस नहीं, ये हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ये दो चीज़ बात बताता है। First, equal opportunities, and another one is fair and equitable distribution of the resources for the welfare of its people. The ideal of socio-economic political justice were taken from the Russian Revolution. जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, ये कहाँ से लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन की। लिबर्टी में किसकी लिबर्टी चाहिए आपको? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आर्टिकल 19 आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखें, वहाँ पर पे हमें उन फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइडेड हैं जहां हम अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम उस पर पूरी तरीके से अड़िग रह सकते हैं। मूव फर्दर टू अनदर टर्म, इक्वालिटी। हियर प्रियम्बल हमें श्योर करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। 2 ब्रॉड पर्सपेक्टिव होते हैं आर्टिकल 14 के अंदर, जहाँ पर पे बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इक्वालिटी की बात होती है। दोस्तों नेगेटिव इक्वालिटी एक लाइन में अगर कहें, नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनीवन। यहाँ पर पे अगर हम देखें कि सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही सेम होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर रेगुलर सिटीजन कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं तो बोथ शुड गेट द सेम फाइन, नो VIP शॉर्टकट्स हियर। ये है नेगेटिव इक्वालिटी, यहाँ पे सब बराबर। ठीक है। उसी तरीके से पॉजिटिव इक्वालिटी देखें तो यहाँ पर पे एक आप लाइन कह सकते हैं, वो है हेल्पिंग हैंड रूल्स। हेल्पिंग हैंड रूल्स मतलब ये है कि जैसे कि आप टेक्स्ट बुक दे रहे हैं पुअर स्टूडेंट को, या आप रिजर्व सीट दे रहे हैं बस में वुमेन्स या एल्डर पर्सन को, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है वो पॉजिटिवली हेल्पिंग कर रही है जिसको ज़रूरत है, हेल्पिंग दोज हु नीड इट टू ब्रिंग दैम अप टू द सेम लेवल एज अदर। दोस्तों यहाँ समझ में आया? हमारे जो आर्टिकल 14 है वो 2 प्रकार की बातें बोलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून के सामने सब समान है, इट इज़ अ नेगेटिव इक्वालिटी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज़ अ पॉजिटिव इक्वालिटी। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वालिटी क्या कहती है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में।
आगे बढ़ते हैं। इसी में एक जजमेंट आती है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रियम्बल के जो कीवर्ड्स हैं उनको कंसीडर में लिया, ये कहा कि जैसे कि आर्टिकल 39 में इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात बोली गई है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे किसी भी जेंडर को हो। दोस्तों हम बात ही इस बात ही कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो यहाँ पर पे मेल फीमेल ऐसा कहीं बात नहीं आती, इसलिए कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हमारा प्रियम्बल स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, किसकी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू इट्स पीपल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। फैटर्निटी मतलब आपको एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो आपकी जो एश्योर करती है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कितना इंपॉर्टेंस रखती है हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में। अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं जहाँ पे बात ये उठती थी, क्या ये प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे बेरोवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर पे वो अमेरिका जूरिस्प्रूडेंस पे रिलाय किया, जहाँ पर पे उन्होंने देखा कि एक प्रियम्बल है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। अब आगे बढ़े तो 1973 में केशवानंद भारती वाला केस आया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेरोवारी यूनियन केस को रिवर्स करा और ये रिकॉग्नाइज किया कि प्रियम्बल भी इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हेल्ड किया कि एक सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स नहीं है सब्सटेंटिव पावर का, बट इट इज़ अ की टू इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दोस्तों उस समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर था, उनकी मन में क्या चल रहा था, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, वो आने वाले समय को किस तरीके से देखते हैं भारत के जनता के पर्सपेक्टिव में, वो एस्पिरेशन की जो की है वो ही प्रियम्बल है, वही सब एक्सप्लेन करती है कि व्हाट एक्चुअल दे आर थिंकिंग अबाउट। उसी तरीके से LIC ऑफ इंडिया का केस है 1995 का, जहाँ पे कोर्ट ने रिट्रीट किया कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाउएवर इट क्लैरिफाइड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स इन द कोर्ट एज अ स्टैंड अलोन प्रोविजन। देखिए स्टैंड अलोन प्रोविजन ऐसे नहीं, इसे ऐसे समझते हैं जैसे मान के चलिए आपको हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ प्रोवाइडेड है। मेनका गांधी का केस आपने सुना होगा। अब उस केस को आप ध्यान में रख के अगर ये समझे कि किसी का पासपोर्ट सीज कर देना ये क्या सिंगल एक्शन है अथॉरिटी का, नहीं, क्योंकि इसमें हमारा उस पर्सन का फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर पे सुप्रीम कोर्ट आगे आया और उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ जो है वो इंश्राइंड है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पे जो प्रियम्बल है वो कैसे पिक्चर में आता है। राइट टू लाइफ ये इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू लाइफ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रियम्बल्स के सोर्स के लाइट है उसको फोकस में लाता है। समझ में आया? ये है कुछ केसेस जहाँ से ये देखा गया है कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब देखते हैं क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। केशवानंद भारती वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, पर बस किस हद तक कि वो अल्टर ना करे और डिस्ट्रॉय ना करे व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये लाइन बिल्कुल रट लेनी चाहिए। प्रियम्बल को एक बार अमेंड कर चुका गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन 1976। ये जो अमेंडमेंट था वो रिकमेंडेशन किसके बेसिस पे था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इट इंट्रोड्यूस 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये मेन प्रोविज़न है जिसको आपको ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। वी मूव फर्दर टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें अमेंडमेंट करता है। ऑन December 18, 1976, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कैसा भी हो। इस अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों ये हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हम पहले ही समझ चुके हैं, ये आधारभूत स्तंभ है। बट यहाँ पे हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड करना क्या बेसिक पर्पस था। यहाँ पर पे SR बोम्मई का हम केस देखते हैं। यहाँ पे SR बोम्मई के केस में ये कहा गया कि सेकुलरिज्म इन द प्रियम्बल वॉज डन एट अ लेटर स्टेज। ये 1976 में के एक्ट के द्वारा लाया गया, परंतु क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब डेवलपमेंट की स्टेज में था तो क्या ये पार्ट था, क्या इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई थी या बातचीत हुई थी। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट कह रहे हैं कि द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, भले ही सीधे तरीके से ना हो।
दोस्तों ऐसा देश जहाँ पर पे विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे यूनिटी होना ज़रूरी है। और ऐसी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सेकुलरिज्म का हम साथ नहीं लेते हैं तो ये कई सारी फीसीपेरस टेंडेंसीज़ को जन्म दे सकता है, जो हमारे भारत की जो फेडरलिज्म है या फेडरल स्ट्रक्चर है उसको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत स्तंभ है। ये प्रोटेक्टेड रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वैसे ही अमर था और रहेगा भी। ये जो अमेंडमेंट है, ये यहाँ दो वर्ड जो हमने जिसका डिस्कस करे हैं उसमें से एक और है सोशलिस्ट। व्हाट एक्चुअली सोशलिज्म इज? सोशलिज्म इज नथिंग बट टू रिड्यूस सोशियो एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सामाजिक आर्थिक जो समरसता है उसको बढ़ावा लाना है। और कैसे आएगी? बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ऐसे कई आर्टिकल हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम सोशियो इकोनॉमिक गोल को अटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट अलग लेक्चर लाएंगे जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? 2020 में कई सारी बैच ऑफ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के इंक्लूजन को चैलेंज किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दोस्तों लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जो जीवित है, जो समय परिस्थिति के साथ भी बदलता है, लोगों के एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। जब एस्पिरेशन बदलेंगे, नीड्स बदलेंगी और आने वाला समय विकास देखने के लिए होगा, तो ये डॉक्यूमेंट है वो जीवांत रूप ले लेगा और इसमें बदलाव होते रहेंगे। तो इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर का वर्ड ऐड होना could not be invalidated merely on the ground that preamble retained its original adoption date of नवंबर 26, 1949। आगे और समझते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द पावर टू अमेंड अनक्वेश्चनेबली रेस्ट विद द पार्लियामेंट हुज अमेंडिंग पावर एक्सटेंड टू द प्रीएम्बल। ठीक है, यहाँ वाइड पावर के बारे में बात किया गया है कि इसकी पार्लियामेंट की पावर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट विच इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 कि वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकता है। अब यहाँ पर जो सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड करने की बात बोली गई थी, यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सेकुलरिज्म, व्हाट एक्चुअली सेकुलरिज्म इज, यहाँ पे स्टेट नाइदर सपोर्ट एनी रिलीजन नॉर पेनलाइज द प्रोफेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ एनी फेथ। स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल्सो द स्टेट मेंटेन नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन बट टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन, कि वो अपने धर्म को, अपनी फेथ को, अपने बिलीफ को जैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे मानना चाहते हैं वो मानते रहें, पर स्टेट ये उनको ऑथराइज करता, ये पावर देता है कि वो अपने फेथ को बरकरार रखें और प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्टेट का है। बट स्टेट नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, उसका कोई रिलीजन नहीं है। दिस प्रिंसिपल इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 14, 15, 16 अलॉन्ग विद आर्टिकल दिस। अब यहाँ पे सोशलिज्म क्या है? ये सोशलिज्म के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डज नॉट रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द राइट टू बिजनेस एंड ट्रेड, जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 91G। सोशलिज्म यहाँ पर पे हमारे आर्थिक और सामाजिक उत्थान का डिनोट करता है। सोशलिज्म, व्हाट एक्चुअली सोशलिज्म इज। एडिशन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो ऐसा एडिशन डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन pursued by elected government provided such action did not infringe constitutional right। दोस्तों केशवानंद भारती की जो लैंडमार्क जजमेंट उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में प्रीएम्बल भी है, जहाँ पर पे कॉन्स्टिट्यूशन को उस हद तक अमेंड किया जा सकता है जब तक वो उसके जो बेसिक सोल है उसको नुकसान न पहुँचाए। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही स्पेसिफिकली तौर पे कहा है। केशवानंद भारती का जजमेंट अभी हम इस और डिटेल में रीड करेंगे, देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पर बोला गया है कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म रिप्रेजेंट द नेशंस कमिटमेंट टू ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल फेथ इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे स्टेट का नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारी प्रीएम्बल की सीरीज़। इसमें हम बाद में फंडामेंटल राइट्स जब लाएंगे तब इसी प्रीएम्बल को इंक्लूड करके हम पूरे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना करें। धन्यवाद।